तो कहानी की शुरुआत होती है चिंपैंजी पर हो रहे एक्सपेरिमेंट से। तभी वहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं और वे लोग उस लैब के अंदर आते हैं। दरअसल ये लोग पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह में से एक होते हैं और वहां का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे चिंपैंजी कैद होते हैं ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। और तभी वहां पर मौजूद वैज्ञानिक उन्हें देखकर भागने लगता है और इससे पहले कि वह किसी को कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे पाता, वे उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे चुपचाप खड़े रहने को कहते हैं, किंतु इसके बाद भी वह वैज्ञानिक उन्हें कुछ बताता है कि ये सारे चिंपैंजी इन्फेक्टेड है, लेकिन उन सभी को जानबूझकर इन्फेक्टेड किया गया है जिससे वे पता कर सकें कि आखिर इसका उपचार क्या है। तभी उनमें से एक उस वैज्ञानिक पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर यह किस तरीके का इन्फेक्शन है। तब वह डरते हुए उसका नाम लेता है, रेज। और यह सुनने के बाद और उस वैज्ञानिक की बातों को इग्नोर करने लगते हैं। वे सभी लोग उस वैज्ञानिक को कहते हुए कि वे लोग इन सभी को अपने साथ ले जाएंगे, उन सभी को पिंजरे से निकालने लगते हैं। लेकिन इसके बीच वैज्ञानिक उन्हें लगातार समझा रहा होता है कि वे सभी इन्फेक्टेड है, उनका खून, सलाइवा सब कुछ इन्फेक्टेड है और इसी वायरस के चलते वे बेहद ज़्यादा आक्रामक हो चुके हैं। लेकिन उस वैज्ञानिक की चेतावनी पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तभी उनकी एक साथी एक चिंपैंजी को पिंजरे से बाहर निकाल लेती है और वह चिंपैंजी उसी पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। तब वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति उस चिंपैंजी को मार देता है। तब उनका लीडर उस लड़की को भी मारने को कहता है, किंतु देर हो चुकी होती है और वह लड़की भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वह लड़की उस आदमी को मार देती है जिससे कि वह आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब कहानी 28 दिन आगे पहुंचती है। वह वायरस तेजी से पूरे ब्रिटेन में फैल जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उनका सामाजिक पतन होता है। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वह आदमी किसी हॉस्पिटल के बेड पर होता है। उसकी आंखें खुलती है और एक गुप्त सन्नाटा छाया होता है। वह उठकर वहां से बाहर निकलता है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान उपस्थित नहीं होता है। वह चिल्लाता है, किसी को कॉल करता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। वह धीरे धीरे पूरे शहर पर चल रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और इसके साथ ही वह कुछ ज़रूरी चीज़ें उठा रहा होता है। वह शहर के बीचों बीच खड़ा लोगों को आवाज़ दे रहा होता है कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन सके। पूरे शहर में उसकी आवाज़ गूंज रही होती है, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। उस आदमी के चारों ओर गाड़ियाँ, सामान और काम की ढेरों चीज़ें यूं ही पड़ी होती है जैसे कि उनका कोई मालिक ही ना हो। काफ़ी समय घूमने फिरने के बाद वह एक चर्च के पास पहुंचता है और एक उम्मीद के साथ कि शायद कोई वहां पर जिंदा होगा, वह उसके अंदर पहुंचता है। और जैसे ही वह उसके मेन हॉल के सामने आता है और जैसे ही वह उसके मेन हॉल के सामने पहुंचा, उसके सामने का नज़ारा बेहद ज़्यादा डरा देने वाला था। उसके सामने कई लाशों का ढेर पड़ा होता है। तब वह जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और चर्च का पादरी उसकी ओर आगे बढ़ता है। वह कुछ अजीब सी आवाज़ कर रहा होता है और जब वह उसके पास पे पहुंचता है तब हम देखते हैं कि वह इन्फेक्टेड होता है और धीरे धीरे उसके पीछे कई इन्फेक्टेड लोग पड़ जाते हैं। तब उस आदमी को वहां से भागना पड़ता है। वह उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है। तभी दो लोग उसकी मदद करते हैं और उसे इन्फेक्टेड लोगों से बचाकर एक सुरक्षित जगह लेकर जाते हैं। उनमें से एक का नाम सेलेना और दूसरे का नाम मार्क होता है। तब सेलेना के पूछने पर वह बताता है कि वह एक साइकिल कुरियर में काम करता था और एक सड़क दुर्घटना में वह घायल होकर कोमा में चला गया था और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह उस हॉस्पिटल में अकेला था और उस आदमी का नाम जिम होता है। वे उसे बताते हैं कि यह सब कुछ अखबार से शुरू हुआ था। वह वायरस धीरे धीरे लोगों के घर पहुंचा और आर्मी ने भी इसके बचाव में लाख प्रयास किए, लेकिन अंत में वे भी हार गए और यह सब कुछ सबके सामने हुआ। यह वायरस चारों ओर फैल चुका है और इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं पता है। जिम को लग रहा होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट होगी और वे बंकर में कहीं छुपे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना ही कोई गवर्नमेंट होती है, ना ही कोई आर्मी होती है और ना ही कोई पुलिस। जिसके बाद जिम जिद करने लगता है कि वह उसकी फैमिली के पास जाना चाहता है, एक बार उन्हें देखना चाहता है कि कहीं वे जिंदा तो नहीं। जिम की जिद को देखते हुए मार्क उसकी बात मान लेता है और वे लोग अगले दिन उसकी फैमिली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तब सेलेना उससे कहती है, अगर उसे कोई भी इन्फेक्टेड दिखे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो,
वह उसे तुरंत मार दे, क्योंकि यह वायरस सिर्फ कुछ ही सेकंड में फैल जाता है। वे सभी लोग जिम के घर पहुंचते हैं। जिम को उसके घर में उसके पेरेंट्स की डेड बॉडीज मिलती है, जिन्हें देखकर वह काफ़ी भावुक हो जाता है। आगे वे लोग शांत बैठे होते हैं। तब मार्क भी अपनी कहानी बताता है कि किस तरह वह लोगों की लाशों से गुजरते हुए बच पाया था, लेकिन उसकी फैमिली उन्हीं लाशों के ढेर में कहीं गुम हो गई थी, जिन्हें कि वह ढूंढ भी नहीं पाया था। रात हो जाने के कारण वे लोग उसी घर में रात बिताते हैं। आधी रात के समय जिम उसकी फैमिली का फैमिली वीडियो देख रहा होता है। तभी एक इन्फेक्टेड उन पर हमला कर देता है। इस बीच सेलेना और मार्क जिम को बचा लेते हैं, लेकिन मार्क इसके बीच पर इन्फेक्टेड हो जाता है। इसीलिए बिना समय गंवाए सेलेना उसे मार देती है, और उसके लिए यह सब करना आसान नहीं होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। आगे वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं। सेलेना उसे समझाती है अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो वह उसे जल्द से जल्द मार दे। शाम का समय होता है और उन्हें एक बिल्डिंग पर लाइट नजर आती है, तो वे लोग इंसान की उम्मीद करते हुए वहां पर पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच उनके पीछे इन्फेक्टेड पड़ जाते हैं। तभी एक आर्मर पहना हुआ हट्टा कट्टा व्यक्ति उनके सामने आता है और वह उन्हें फ्लैट नंबर 157 में जाने को कहता है। वह व्यक्ति उन सभी इन्फेक्टेड को ख़त्म कर देता है और वह वापस लौटता है। उसका नाम फ्रैंक होता है, जो कि अपनी बेटी हाना के साथ वहाँ पर रह रहा होता है। फ्रैंक उनका वेलकम करता है और वे लोग रात वहीं पर बिताते हैं। अगली सुबह फ्रैंक छत पर पानी की सारी बाल्टियां चेक कर रहा होता है, जो कि बारिश न होने के कारण पूरी तरीके से खाली होती है। अब उनके पास पानी की एक बड़ी समस्या हो गई होती है, इसीलिए वे लोग ज़्यादा दिन तक यहाँ के साथी नहीं होते हैं। फ्रैंक रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट सुन रहा होता है, जिस पर उन्हें कुछ सोल्जर्स का एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है, और उसे पूरी उम्मीद होती है कि वहाँ पर उन्हें कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। आगे फ्रैंक दोनों को उसके साथ चलने को कहता है। वह जगह उनसे 3 दिन की दूरी पर होती है, लेकिन जिम को फ्रैंक की बातों पर उतना विश्वास नहीं होता है, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है। आगे वे लोग अपना सामान और कुछ दिन का राशन एक गाड़ी में भरते हैं और उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वे लोग जिस भी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, हर जगह उन्हें उस भयानक तबाही के सबूत मिल रहे होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद फ्रैंक के सामने एक अंडरग्राउंड रास्ता आता है, जिस पर जाने के लिए जिम उसे मना करता है, लेकिन इसके बाद भी वह अपनी गाड़ी वहां पर ले जा लेता है, जहां पर चारों ओर सिर्फ लाशें पड़ी होती है और ढेर सारी गाड़ियां बिखरी पड़ी होती है। इसी के चलते उनकी गाड़ी का टायर बेकार हो जाता है और वे लोग अपनी गाड़ी का जैक बदल रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी गाड़ी के पास ढेर सारे चूहे इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं। तभी उनकी नज़र सामने की ओर जाती है, जहां से ढेर सारे इन्फेक्टेड उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तब बड़ी मुश्किल से वे लोग वहां से निकल पाते हैं। आगे वे लोग एक मॉल से जरूरी सामान लेकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक खूबसूरत सी जगह मिलती है, तो वे वहीं ठहर जाते हैं और पहली बार उन्हें कुछ अच्छा फील हो रहा होता है। शाम हो जाती है, इसलिए वे लोग रात भी वहीं बिताते हैं और अगले दिन अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। एक लंबे सफ़र के बाद आखिरकार वे लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें मैसेज आया था। मैनचेस्टर पूरी तरह से ह्यूमनलेस हो चुका था। उन्हें वहां पर उन लोगों की उम्मीद थी, लेकिन वहां ढूंढने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे कि फ्रैंक काफ़ी नाराज होता है और नाराज होकर वह एक जगह बैठ जाता है। उसके ठीक ऊपर एक कौवा लाश खाते हुए आवाज़ कर रहा होता है। तब वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बीच पर उसका खून फ्रैंक की आंखों में गिर जाता है और वह इन्फेक्टेड हो जाता है। और फ्रैंक के हरकत करते ही वहाँ पर छिपे हुए कुछ सोल्जर्स उसे मार देते हैं और वे बचे हुए लोगों को अपने साथ ले जा लेते हैं। वे लोग शहर से दूर एक जगह बस चुके थे, जिनका लीडर हेनरी होता है। वह उनका वेलकम कर उनके रहने की जगह उन्हें दिखाता है। फ्रैंक की डेथ से हाना काफ़ी नाराज होती है और सेलेना का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। आगे जब हेनरी से बात करने उसके पास पहुंचता है, जहां पर हेनरी उसे बताता है कि जैसा उसने प्रॉमिस किया था इन्फेक्शन के बारे में, यहाँ पर उसका कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन वे लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। आगे हम देखते हैं कि हेनरी ने एक इन्फेक्टेड को पकड़ रखा था ताकि वे इस इन्फेक्शन के बारे में जान सके। जिम सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन यहाँ के हालात उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। वे लोग रात का खाना साथ बैठकर खाते हैं
सोल्जर्स ने खाना काफ़ी बेकार बनाया था, इसलिए सभी का मूड ऑफ होता है। उसी समय उन्हें बाहर से एक धमाके की आवाज़ आती है। तब सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड वहां पर पहुंच चुके थे और कुछ देर में ही सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देते हैं। सभी को खत्म करने के बाद वे लोग वापस आते हैं और वे सोल्जर्स सेलेना के साथ बदतमीजी करते हैं। तब जिम के साथ उनकी हाथापाई हो जाती है। तब उनका एक साथी सार्जेंट उनकी हेल्प करता है और अंत में हेनरी वहां पर पहुंचता है और काफ़ी समझदारी के साथ वह पूरे विवाद को शांत करा देता है और सभी को अपने अपने काम पर लगवा देता है। सब कुछ शांत होने के बाद वह जिम से अकेले में बात करता है और जो भी हुआ उसके लिए वह सॉरी भी कहता है। आगे वह उससे पूछता है कि क्या कभी तुमने किसी को मारा है? अगर नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना किसी को मारे तुम अब तक इस हालात पर जिंदा नहीं रह सकते। तब जिम उसे बताता है कि हाँ, उसने किसी को मारा है और वह एक इन्फेक्टेड बच्चा था। उसे यह सब करना पड़ा जीने के लिए। तब हेनरी उससे आगे कहता है कि उसने अपने साथी को औरत देने का प्रॉमिस किया है, क्योंकि हेनरी के साथी इस हालात में उन्हें अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा होता है और कुछ तो खुद को खत्म करने वाले थे। तो इसके बीच पर वह क्या करता, उसे यह सब कुछ करना पड़ा। इतना सुनते ही जिम समझ जाता है कि यहाँ रहना सही नहीं होगा। वह तुरंत दोनों के पास जाता है और उन्हें लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाकी सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। तब एक बार फिर साजन उनकी मदद के लिए सामने आता है, लेकिन वे लोग उसे भी अलग कर देते हैं। उस रात जिम और साजन को एक साथ बंद कर दिया जाता है। तब वह जिम से कह रहा होता है कि यहाँ से दूर समंदर के उस पार सब कुछ नॉर्मल है। तो वहीं हेनरी को यहीं पर अपनी दुनिया बसानी है। तो वह हम सभी लोगों को एक एक कर मार रहा है और हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं सिवाय उन इन्फेक्टेड से लड़ने के और एक दूसरे को मारने के। अगली सुबह उन दोनों को मारने के लिए वहाँ पर दो सोल्जर्स को भेजा जाता है और वे लोग उन्हें एक दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जहाँ पहले से ही कई लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पर सार्जेंट मारा जाता है, लेकिन जिम उनकी भगदड़ के बीच में बच निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वह काफ़ी दूर निकल चुका होता है, लेकिन वह गिर जाता है और जब वह आसमान की ओर देख रहा होता है तो उसे आसमान पर एक जेट दिखाई देता है और साथ ही उसे उम्मीद की एक किरण भी। इधर हेनरी उन दोनों को सभी सोल्जर्स को सौंपने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो वहीं सेलेना का ध्यान इस बात पर होता है कि वह हाना को कैसे भी उन दरिंदों से बचा सके। वह बस चाह रही होती है कि वे लोग हाना से दूर रहे, इसलिए वह खुद को उन्हें सौंप देती है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है, क्योंकि वे लोग अपनी हैवानियत पर होते हैं। तब वह उनसे कुछ टाइम मांगती है जिससे कि वे लोग रेडी हो सके। इसके बीच पर जिम वापस लौट आता है और उन सभी को उसकी ओर बुलाने के लिए एक सिग्नल देता है। तब हेनरी अपने एक साथी के साथ उसके पीछे पहुंचता है। तब जिम उसके एक साथी को मार देता है और हेनरी के पीछे इन्फेक्टेड लोगों को लगा देता है। इधर सेलेना और हाना अभी भी सबके बीच फंसी होती है। इधर वापस आकर जिम सबसे पहले उस इन्फेक्टेड कैदी के पास पहुंचता है और वह उसे आज़ाद करा देता है। आज़ाद होने के बाद वह इन्फेक्टेड व्यक्ति सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और मौका पाते ही सेलेना और हाना वहाँ से भागने लगती है और जिम उन सभी लोगों को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स इन्फेक्टेड लोगों के हाथों मारे जाते हैं तो बाकियों को जिम मार देता है। तो दूसरी ओर इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए हेनरी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह जिम को घायल कर देता है। और इससे पहले कि वह सेलेना को मार पाता, हाना उसे उन इन्फेक्टेड लोगों के हवाले कर देती है और उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब ये तीनों हेनरी और उसके बाकी साथियों से बच चुके होते हैं। अब कहानी 28 दिन बाद वे तीनों वहाँ से कहीं दूर रह रहे होते हैं और वे लोग अपने लिए एक बड़ा सा सिग्नल तैयार करते हैं। रास्ते में हम कई इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं जो कि बिना खाने के तड़प के मर रहे होते हैं। तभी हमें कई जेट्स की आवाज़ सुनाई देती है। तब वे तीनों तुरंत भागते हुए अपने द्वारा बनाए एक बड़े से बैनर को फैलाते हैं जिस पर हेलो लिखा होता है और वह जेट उन्हें देख लेता है